Hello everybody, welcome to this new lecture in the quantum mechanics series, एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स सीरीज़। हम लोग स्कैटरिंग थ्योरी की बात कर रहे थे। ओके, इनिशियल कुछ हमने कंसेप्ट्स की बात की थी, जनरल उसका फ्रेमवर्क क्या होता है। लेकिन अब हमने स्कैटरिंग को डिस्क्राइब करना है क्वांटम मैकेनिकली, नॉट क्लासिकली। तो द क्वांटम मैकेनिकल पिक्चर ऑफ स्कैटरिंग क्या है। ओके, सो लेट्स गो इनटू दैट। क्लासिकली अगर फॉर अ गिवन पोटेंशियल अगर आपका एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम आपको पता है, फिक्स कर रखा है आपने, तो उस ऑब्जेक्ट का जो पाथ वो लेने वाली है, ट्रैक करने वाली है, ट्रेजेक्ट्री जो है वो फिक्स हो जाती है। से फॉर एग्जांपल रदरफोर्ड स्कैटरिंग में एनर्जी और इम्पैक्ट पैरामीटर अगर हमें पता है, ओके, ये फिक्स है। हमने इनिशियली जब लॉन्च किया प्रोजेक्टाइल को तो विद गिवन एनर्जी और उसका ये पता है हमें, तो उसके जो जिस पाथ को फॉलो करने वाला है वो पहले ही फिक्स्ड है। बट सो इज़ नॉट द केस इन क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स में हम पार्टिकल्स के टर्म में तो बात ही नहीं कर सकते हैं। आप इंसिडेंट पार्टिकल नहीं कहेंगे। हो सकता है मैं आगे वोकैबुलरी यूज़ करते हुए कभी पार्टिकल्स बोलूँ भी, बट इन द क्वांटम मैकेनिकल सेंस हमें सिस्टम को ट्रीट करना है इन टर्म्स ऑफ इट्स वेव फंक्शन। ओके, पार्टिकल ना कह के हमें वेव फंक्शन लैंग्वेज यूज़ करनी है। ओके, तो और वेव फंक्शन कौन सा वेव फंक्शन, बेसिकली आपको श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन। कौन सी श्रोडिंगर इक्वेशन, इसकी बात करता हूँ। बट बिफोर दैट, ये इनिशियल जो हमारा पार्टिकल है, हम कह रहे हैं हम जेड एक्सिस के अलॉन्ग उसके मोशन को लेते हैं। ओके, इनिशियल कंडीशंस को हम सेट कर सकते हैं। प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है उसे हम जेड एक्सिस कह रहे हैं। तो ये तो क्लासिकली तो वी जेड बराबर सम वैल्यू, और वी एक्स और वी वाई, उस वेलोसिटी में एक्स और वाई कंपोनेंट्स नहीं है। ओके, ट्रांसवर्स कंपोनेंट नहीं है, केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट है। लेकिन इमीडिएटली अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हैं तो इमीडिएटली दिस कॉजेज सर्टेन प्रॉब्लम्स या सर्टेन इश्यूज। लेट्स से वी एक्स अगर जीरो है, वेलोसिटी अलॉन्ग द एक्स एक्सिस जीरो है, एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता है, जीरो एक एग्जैक्ट वैल्यू है, इसका मतलब जो पोजीशन की अनसर्टेनिटी है वो इनफाइनाइट ऑर्डर की होगी। इसी तरह से वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एग्जैक्टली आपको पता है, फिक्स्ड एट जीरो, तो इसका मतलब वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी कितना है, जीरो। तो जो आप जैसे ही ये बात कर रहे हैं कि हमारा पार्टिकल डेफिनेटली जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ना उसमें वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट है ना वाई कंपोनेंट, तो इमीडिएटली क्वांटम मैकेनिकल आइडियाज़ ये कह रहे हैं, अनसर्टेन प्रिंसिपल ये कह रहा है, आपके पार्टिकल की जो पोजीशन है वो एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कम्प्लीटली इनडिटर्मिनेट है। ओके, तो जो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, जो क्लासिकली हम इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं, बेसिकली डिस्टेंस स्कैटरिंग सेंटर से वो जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो ओरिजिनल लाइन ऑफ एक्शन है उसकी, ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन है जो पार्टिकल की उसकी। लेकिन आप ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन तो उसकी फिक्स ही नहीं कर सकते हैं, तो बी इम्पैक्ट पैरामीटर की बात ही नहीं कर सकते हैं, उसमें इनफाइनाइट क्या है, अनसर्टेनिटी है। तो फिर ये सारे आइडियाज़ के टर्म में हम बात नहीं कर सकते हैं क्लासिकल आइडियाज़ के, हमें क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट करना है, वेव फंक्शन लैंग्वेज। तो बेसिकली वेव फंक्शन क्या होगा, उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए आप श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर सिस्टम से मेरा मतलब क्या है, वो जो पोटेंशियल आपका है, जो स्कैटरिंग सेंटर जो पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है, अब यहाँ पे मैं लैंग्वेज ये यूज़ कर रहा हूँ, बट वैसे पोटेंशियल वो दोनों पार्टिकल्स के बीच का है। स्कैटरिंग सेंटर पे जो भी एंटिटी सिट कर रही है और जो आपका ये पार्टिकल आ रहा है, प्रोजेक्टाइल जो आ रहा है, इनके बीच है पोटेंशियल। बट स्टिल लेट मी यूज़ दिस लैंग्वेज कि द पोटेंशियल इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय द स्कैटरिंग सेंटर। तो स्कैटरिंग सेंटर के कारण जो पोटेंशियल है, ओके, और हम अपने ट्रीटमेंट में केवल स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल्स लेंगे जो कि टाइम इंडिपेंडेंट नेचर के हैं। ओके, दिस इस तरह के पोटेंशियल्स जो हैं, इस तरह का पोटेंशियल जो है, जो कि स्कैटरिंग सेंटर के कारण है, जब पार्टिकल उससे बहुत दूर है प्रोजेक्टाइल, तब तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ा, वो इनिशियल कंडीशंस तो हमने उसकी क्रिएट की, पर बाद में वो वेव फंक्शन कैसे इवॉल्व हो रहा है या उस पोटेंशियल के कारण वेव फंक्शन का सॉल्यूशन क्या होता है, वो हमें देखना है। तो बेसिकली श्रोडिंगर इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है, चाहे एग्जैक्टली कर पाएँ या अप्रॉक्सीमेट। इनफैक्ट हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स ही यूज़ कर पाएंगे। ओके, दो तरह के अप्रॉक्सीमेशन हमारे पास आएंगे फॉर डीलिंग विद स्कैटरिंग प्रॉब्लम्स। और श्रोडिंगर इक्वेशन का मतलब सीधे सीधे यहाँ से दो चीज़ें और क्लियर होती हैं, जो मैंने पीछे कहा था कि हम जिस तरह की स्कैटरिंग ट्रीट कर रहे हैं वो नॉन रिलेटिविस्टिक है। श्रोडिंगर इक्वेशन तभी एप्लीकेबल होती है, और साथ साथ स्पिनलेस। श्रोडिंगर इक्वेशन में स्पिन का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। श्रोडिंगर इक्वेशन के लेवल पे अगर हम स्पिन क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो बाई हैंड इंट्रोड्यूस करते हैं। तो श्रोडिंगर इक्वेशन स्पिनलेस पार्टिकल्स के लिए होती है। तो इसलिए ये हम जिस तरह की स्कैटरिंग को डिस्क्राइब करने वाले हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक स्पिनलेस पार्टिकल्स की स्कैटरिंग, और वो भी किससे, फ्रॉम अ स्फेरिकली सिमेट्रिक टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल। तो करना क्या है बेसिकली, उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन कोई बाई सम हुकर प्रूफ आप सॉल्व कीजिए, और बाकी फॉर्मुलेज हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। तो श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके जो हम करेंगे उससे हम अपना डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। ओके, जो एक्सपेरिमेंटली मेजरेबल क्वांटिटी है द डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, उससे कैसे कनेक्शन होगा फिर इसका। सो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश इन दिस। और एक और क्वालिफायर मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, पर पीछे हम बार बार बात कर चुके हैं। हमारे लिए स्कैटरिंग जो होगी इलास्टिक होगी। इलास्टिक स्कैटरिंग सिंपली मीन्स काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड। ओके, क्लासिकल वाला ये आइडिया सीधे मैं यहाँ पे वो कह रहा हूँ। ओके,
टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, इसको आप थोड़ा इस तरह से देखें। हम कह रहे हैं ये प्रॉब्लम बेसिकली हमें टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करनी है, लेकिन आप अगर स्कैटरिंग के एक्सपेरिमेंटल व्यू पॉइंट से सोचें तो इनिशियली माना ये आपका स्कैटरिंग सेंटर है, यहाँ आपका डिटेक्टर है किसी लोकेशन पे, और आपने पार्टिकल्स को अभी प्रोजेक्ट करना शुरू किया है यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से, तो क्या होगा, ये पार्टिकल इससे इंटरेक्ट करेंगे। अभी इस समय जो सिचुएशन है वो ये है, आपके डिटेक्टर पे कोई भी पार्टिकल नहीं है, क्योंकि अभी तो पार्टिकल्स ने यहाँ से आपने मूवी करना शुरू किया है। लेकिन देर समय एक स्टेट ऐसी आएगी, अगर आप लगातार एक यहाँ से एक कांस्टेंट फ्लक्स से इंसिडेंट पार्टिकल्स को थ्रो करते जाएं इस स्कैटरिंग सेंटर की ओर, तो बाद में एक स्टेट ऐसी आएगी यहाँ से लगातार पार्टिकल्स आ रहे हैं, और जिस डायरेक्शन में उन्होंने जितना स्कैटरिंग होना है, जितना अपने डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के हिसाब से, उतने वहाँ हर सेकंड, हर पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सॉलिड एंगल में उतने पार्टिकल्स वहाँ जा रहे हैं। माना पीछे से लगातार हर पर यूनिट टाइम आपके 1000 पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो से इस डायरेक्शन में 50 जा रहे हैं इस सेकंड में, तो अगले सेकंड में भी 50 जाएंगे, अगले में भी 50, किसी और डायरेक्शन में 30 जा रहे हैं, 30। तो ये स्टेडी स्टेट, तो इस सेंस में आप जानते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन स्टेडी स्टेट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उस स्टेडी स्टेट का सेंस ये है, ओके, आप सिस्टम को स्टेडी स्टेट में आने दें, उसके बाद हम उसको श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन से ट्रीट करके और फिर वो वेव फंक्शन निकालेंगे, ओके दिस। अब पहले इंसिडेंट वेव फंक्शन की बात करें। इंसिडेंट वेव फंक्शन बेसिकली, ये पोटेंशियल तो मौजूद है, पर ये पोटेंशियल बेसिकली होगा हमारा शॉर्ट रेंज पोटेंशियल। तो इस पोटेंशियल का असर जहाँ से ये पार्टिकल्स ने शुरू किया है, जो इनिशियल कंडीशंस में हमने इनको क्रिएट करके थ्रो कर रहे हैं इक्वल एनर्जी के पार्टिकल्स, उस पर इस पोटेंशियल का अभी कोई असर नहीं है। तो जो इनिशियल इंसिडेंट वेव फंक्शन है, ये इंसिडेंट पार्टिकल्स के करस्पॉन्डिंग का जो वेव फंक्शन है, जिसे हम साई इंस लिखेंगे, या कई बार मैं साई आई एन भी लिख सकता हूँ केवल, वो बेसिकली फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन है, कोई पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल यहाँ है लेकिन ये शॉर्ट रेंज है, इफेक्टिवली इस रीजन में पोटेंशियल जीरो है, तो पोटेंशियल फ्री रीजन में पार्टिकल का मोशन फ्री पार्टिकल मोशन होता है। तो और फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन आप जानते हैं बेसिकली हमारी प्लेन वेव्स होती हैं। प्लेन वेव्स के सॉल्यूशन हमने लास्ट सेमेस्टर में डिटेल में ड्राइव किए हैं 3 डायमेंशन में, वो इस फॉर्म के होते हैं e⁻k⁻r। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जो हमारा k है वेव वेक्टर, या मैं इसे सिंपली मोमेंटम भी कह सकता हूँ, एच क्रॉस के फैक्टर को ओमिट करते हुए, दिस इज बेसिकली द मोमेंटम। हमारे पार्टिकल्स का मोमेंट फॉर z एक्सिस के अलॉन्ग है, k इज इट्स मैग्नीट्यूड इनटू z, सो k.r सिंपली बिकम्स kz, ओके। तो जो हमारी स्टार्टिंग वेव है, इंसिडेंट वेव फंक्शन जो है, वो इस नेचर का e⁻kz, प्लेन वेव्स। और ग्राफिकली इन प्लेन वेव्स को हम ऐसे दिखाते हैं, ओके। ये प्लेन वेव्स में ये क्या चीज़ दिखा रहे हैं, ए प्लेन विद इस पूरे प्लेन में फेज़ की कांस्टेंट वैल्यू है, फिर इस अगले प्लेन में फेज़ की वैल्यू इस वाले से डिफरेंट है, लेकिन इस पूरे में फिर से कांस्टेंट है। इनफैक्ट प्लेन वेव की डेफिनेशन ही यही होती है, जो लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ कांस्टेंट फेज दे लाई ऑन इन अ प्लेन, पॉइंट्स ऑफ कांस्टेंट फेज लाई इन अ प्लेन। इन सारे पॉइंट्स का फेज कांस्टेंट है, इन सबका कांस्टेंट है, इन सबका कांस्टेंट एंड दिस। सो यू माइट सी फिगर्स लाइक दिस बीइंग ड्रॉन बाय मी और ईदर इन द बुक्स और समवेयर एल्स, ओके। और ये भी ध्यान रखिए, ये जो k है इनिशियल पार्टिकल्स का मोमेंटम, ये हमारे कंट्रोल में है, ये उसकी काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, ओके। E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, और p को आप k के टर्म में लिख सकते हैं वेरी इजीली। तो ये k मीन्स बेसिकली आप इनिशियल पार्टिकल की एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। अच्छा, अब ये प्लेन वेव आई स्कैटरिंग सेंटर से जब इसने इंटरेक्ट करना शुरू किया शॉर्ट रेंज पोटेंशियल की रेंज में, उसके बाद इसकी स्कैटरिंग होगी। स्कैटरिंग हमारी किस तरह से होगी, स्कैटरिंग होगी रेडियली आउटवर्ड्स। स्कैटरिंग सेंटर को सेंटर मानते हुए जो हमारे स्कैटर्ड पार्टिकल्स हैं, अगर मैं फिर से पार्टिकली लैंग्वेज अभी यूज़ करूँ, जो स्कैटर्ड पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में रेडियली आउटवर्ड मूव करेंगे। जिस डायरेक्शन में जितनी ज़्यादा स्कैटरिंग वहाँ उतने ज़्यादा पार्टिकल्स, पर पार्टिकल्स स्कैटर्ड वाला जो पार्ट है अब फाइनल उसमें स्टेट में वो रेडियली आउटवर्ड मूव करेगा। तो ये रेडियली आउटवर्ड, और जो हमारा डिटेक्टर है ये कहीं फार अवे लोकेटेड है, ये पोटेंशियल से काफ़ी फार अवे, एसिम्प्टोटिक। आप मैथमेटिकली सोच सकते हैं r टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब एक्चुअली r टेंडिंग टू इन्फिनिटी होना ज़रूरी नहीं है, r मतलब हमारे इस प्रॉब्लम में जो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है वो हम स्कैटरिंग सेंटर पे लेंगे, इस लोकेशन पे लेंगे, तो यहाँ से हम डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं। तो इनिशियल जो हमारा इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं या इंसिडेंट वेव फंक्शन है वो भी बहुत दूर से स्टार्ट कर रहा है, और जो हम डिटेक्शन कर रहे हैं वो भी बहुत दूर से कर रहे हैं। अब दूर का मतलब लेकिन एक्चुअली ये नहीं है कि आपको थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर खड़े होना है। जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स में जिन पोटेंशियल्स से हम डील करते हैं, न्यूक्लियर पोटेंशियल्स और व्हाटएवर माइट बी द केस, वो पोटेंशियल्स की जो रेंज है वो न्यूक्लियर डायमेंशंस की होती है, फर्मी के ऑर्डर की होती है। सो इवन अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर इज़ वेरी वेरी लार्ज, इट कैन बी कंसिडर्ड एसिम्प्टोटिक। तो हमारा डिटेक्टर एसिम्प्टोटिकली लोकेटेड है, ओके। तो अब डिटेक्टर की लोकेशन पे जो आपको स्कैटर्ड वेव्स मिलेंगी,
अब मैं वेव लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, रेडियली आउटवर्ड गोइंग पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग जो वेव होगी वो होगी एक स्फेरिकल वेव। ये प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव्स जिसे हम कहते हैं, और आउटगोइंग जो वेव्स है उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी वेव्स होंगी स्फेरिकल वेव्स। ओके, उसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। बट बिफोर दैट श्रोडिंगर इक्वेशन आप जानते हैं हम इस तरह से लिखते हैं। 3 डायमेंशन में श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करनी है, इट लुक समथिंग लाइक दिस। नॉर्मली मैं इस फैक्टर को वैसे के स्क्वायर लिखता हूँ, 2m/h² e - v को हम के स्क्वायर लिखते हैं। ओके, पिछले सेमेस्टर के कोर्सेज में हमने ऐसा ही लिखा है, बट यहाँ पे मैं थोड़ा नोटेशन एटलीस्ट इस चैप्टर में चेंज कर रहा हूँ। के स्क्वायर का मतलब केवल ये वाला पार्ट होगा, 2me/h²। ओके, इसको आप ऐसे सोच सकते हैं, ये इंसिडेंट जो वेव फंक्शन है इस पॉइंट पे v की वैल्यू 0 है, तब ये जो टर्म है ये वाला के स्क्वायर है। ओके, तो इनिशियल पोजीशन पे पोटेंशियल 0 है, पोटेंशियल शॉर्ट रेंज है, तो पोटेंशियल का यहाँ कोई असर नहीं है, पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो उस रीजन में जो इक्वेशन है डेल स्क्वायर और ये वाला टर्म प्लस के स्क्वायर साई = 0, फ्री पार्टिकल इक्वेशन। और एसिम्प्टोटिक लोकेशन जहाँ पे हमारा डिटेक्टर लोकेटेड है वहाँ पे भी पोटेंशियल का असर खत्म हो चुका है, तो वहाँ पे भी जो वेव इक्वेशन है यही है, श्रोडिंगर इक्वेशन यही है। लेकिन जिस रीजन में हमारा स्कैटरर मौजूद है, जहाँ पोटेंशियल इफेक्टिव है जिस रीजन में, वहाँ श्रोडिंगर इक्वेशन ये वाली है। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली हमें कनेक्शन इसी तरह से इस्टेब्लिश करना है, पोटेंशियल की प्रेजेंस में इक्वेशन को सॉल्व करेंगे पर उसे इससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, ये वाली से में हमें कुछ नहीं करना है, ये एक्सपेरिमेंटली हमने यहाँ पे जो वेव फंक्शन है वो तो हमें पता है, ये हमने एक्सपेरिमेंटली फ्री पार्टिकल वेव फंक्शंस क्रिएट किए हैं। लेट मी से इट दिस वे, ये वाले हमें पता है, इसको एग्जैक्टली या रफली हम सॉल्व करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली या एग्जैक्टली जो भी कर पाएँ पर हम अप्रॉक्सीमेटली कर पाएंगे, और फिर हम उससे कनेक्ट करेंगे इससे, इस रीजन में जो हम फॉर्म एक्सपेक्ट करते हैं वेव फंक्शन की उससे। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। यहाँ पे इस फिगर में मैंने एक चीज़ और दिखाई है, इसे मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा। ओके, स्कैटरिंग प्लेन वेव्स की इस स्कैटरिंग सेंटर से होगी, पर उसके बावजूद सारी के सारे जो, अगर मैं पार्टिकल लैंग्वेज में कहूँ, सारे के सारे पार्टिकल्स इंसिडेंट फ्लक्स में से स्कैटर नहीं होंगे। अगर आपको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ध्यान हो, रदरफोर्ड की फाइंडिंग में पहला फाइंडिंग यही थी कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर अनडिस्टर्ब्ड। जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो एटम या के थ्रू सीधे ट्रांसपेरेंट जैसा पाते हुए उसको सीधे पार निकल जाते हैं। बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, स्कैटर होते हैं। तो जहाँ पे आगे, जहाँ पे हमारा डिटेक्टर लोकेटेड है, वहाँ पे आपको स्कैटर्ड पार्टिकल्स तो मिलेंगे ही, लेकिन साथ साथ ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है ये भी वहाँ इनकाउंटर होगा। तो डिटेक्टर की लोकेशन पे हमें स्कैटर्ड वेव फंक्शन के अलावा, साइज स्कैटर्ड के अलावा, ये इंसिडेंट वेव फंक्शन भी वहाँ पर मिलेगा। ओके, दिस विल कम अ बिट लेटर ऑल्सो। मैं यहाँ पे आपको 1 डायमेंशनल स्कैटरिंग रिमाइंड कराना चाहूँगा। आपने स्कैटरिंग 1 डायमेंशनल में पढ़ रखी है, जो आप कहते हैं ना टनलिंग थ्रू अ बैरियर प्रॉब्लम करते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स में, सबसे एलिमेंट्री प्रॉब्लम। ओके, वेल का अपोजिट बैरियर, कहीं पे पोटेंशियल 0 है, किसी रीजन में पोटेंशियल की वैल्यू कुछ पॉजिटिव फाइनाइट वैल्यू है और कुछ देर तक उतनी वैल्यू रहती है और फिर से पोटेंशियल 0 हो जाता है, तो आप कहते हैं ये एक पोटेंशियल बैरियर प्रॉब्लम है। एक तरफ से आपका इंसिडेंट वेव फंक्शन आता है, इंसिडेंट वेव्स होती हैं या पार्टिकल्स आते हैं, वो बैरियर से टकराते हैं। अगर हम उस केस को कंसिडर कर रहे हैं जब पार्टिकल्स की एनर्जी बैरियर की हाइट से कम है, तो क्लासिकली तो यहाँ पार्टिकल्स का मोशन थर्ड रीजन में, अगर इन्हें 1, 2, 3 रीजन का है, थर्ड रीजन में हो ही नहीं सकता है। और क्वांटम मैकेनिकली जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें पता लगता है हाँ कुछ पार्टिकल्स तो रिफ्लेक्ट होते हैं, पर इफेक्टिवली कुछ पार्टिकल्स लास्ट में बैरियर के थ्रू ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। देयर इज़ अ फाइनाइट ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी इवन व्हेन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन द बैरियर हाइट, जिसे हम टनलिंग फिनोमेना कहते हैं। ये भी स्कैटरिंग ही है। ये पोटेंशियल, आपने दूर से फ्री पार्टिकल वाला वेव फंक्शन इंसिडेंट किया, देर सवेर उसने पोटेंशियल से इंटरेक्ट किया, और इस रीजन में जो वेव है ट्रांसमिटेड वेव, इसे आप इस केस का स्कैटर्ड वेव समझते हैं, इसको भी और रिफ्लेक्टेड पार्ट को भी मिला के ये स्कैटरिंग पोटेंशियल से इंटरेक्ट करने के बाद क्या हुआ। यहाँ भी तो ऐसे ही हो रहा है, बहुत दूर से एक वेव फंक्शन, बाद में पोटेंशियल से इंटरेक्ट किया और उसके बाद डिटेक्टर की लोकेशन पे हमें क्या मिल रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। ओके, तो ये जो 1D स्कैटरिंग है ये, और 1D स्कैटरिंग में लेकिन मैथमेटिकली आप करते क्या हैं, जब सोचने की कोशिश कीजिए। आप तीनों रीजन के वेव फंक्शन सॉल्व करते हैं और बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हैं। ओके, फर्स्ट रीजन का तो हमें सॉल्व करने की जरूरत वहाँ करते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल तौर पे सोचें तो ये वाले फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन है, तो ये तो हमने कंस्ट्रक्ट ही कर रखा है फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन। इस रीजन का वेव फंक्शन हम मेजरली सॉल्व करते हैं और फिर बाउंड्री कंडीशंस से। यहाँ जो हम करने वाले हैं एक प्रोसेस समथिंग सिमिलर, हम जो हमें गिवन पोटेंशियल है स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल टाइम इंडिपेंडेंट वाला, उसको रख के श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हम एग्जैक्टली ना कर पाएँ तो कुछ अप्रॉक्सीमेशन करके या वटेवर सॉल्व करेंगे, और फिर हम उसकी एसिम्प्टोटिक फॉर्म को देखेंगे। यहाँ ये एसिम्प्टोटिक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कई बार
इस चीज़ को यूज़ करेंगे, हमारे लिए इंटरेस्ट इसमें नहीं होगा कि एग्जैक्टली इस रीजन में सॉल्यूशन क्या है, हमारा इंटरेस्ट इसमें होगा कि वो सॉल्यूशन इस पॉइंट से बहुत दूर जाके कैसा दिखता है। बहुत दूर जाके मतलब क्या है, माना उसके डिनोमिनेटर में आर की अलग अलग पावर के टर्म हैं, आर पावर 4, आर पावर 5, आर पावर 6, तो अगर आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है मैं उन हायर जो डिनोमिनेटर में जो हायर पावर्स हैं उन वाले टर्म्स को ड्रॉप कर दूँ। सो दिस इज़ व्हाट एसिम्प्टोटिक मीन्स मैथमेटिकली। हमें सॉल्यूशन की एग्जैक्ट वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं है, हमें सॉल्यूशन की एसिम्प्टोटिक फॉर्म में इंटरेस्ट होगा। तो हम ये यहाँ पे करने वाले हैं 3 डायमेंशनल केस में। ओके, अब इंसिडेंट वेव फंक्शन जैसे मैंने कहा e⁻ का, और आफ्टर स्कैटरिंग जो है, जो पार्टिकल लैंग्वेज में जो आपके रेडियली आउटवर्ड सारे पार्टिकल्स जा रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फ्लक्स के साथ, लेकिन वेव लैंग्वेज में एक एन आउटगोइंग स्फेरिकल वेव, ओके, विद सेंटर एट द स्कैटरिंग लोकेशन, यही तो होगा आपकी जो वेव है। अगर आप, मैं फिर से वो वेव, ये हाइगन्स वेव फ्रंट जो हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं उसकी लैंग्वेज आप इसे समझ सकते हैं। इंसिडेंट वेव्स इस तरह की हैं, ओके, प्लेन वेव्स, पॉइंट्स ऑफ कांस्टेंट फेज लाइन ऑन प्लेन। लेकिन स्कैटरिंग के बाद जो आपकी वेव्स क्रिएट हो रही हैं वो स्फेरिकल वेव्स हैं। स्फेरिकल वेव्स मतलब उनका वेव फ्रंट ऐसा है, ऐसे सारे पॉइंट्स जिन पे फेज़ की वैल्यू सेम है वो सब एक सर्कल पे लाई, सर्कल नहीं स्फेयर में लाई करेंगे। दूसरा स्फेयर, इस स्फेयर और इस स्फेयर की सरफेस पे फेज़ की वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन इस पूरे स्फेयर में फेज़ की सेम वैल्यू है। तो स्फेरिकल वेव्स, आउटगोइंग जो वेव्स हैं, रेडियल वेव्स हैं, जो कि इस वेव फ्रंट के टेंजेंशियल है। यहाँ भी वेव फ्रंट के टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है। यहाँ डायरेक्शन ऑफ मोशन यहाँ ऐसी है, यहाँ ऐसी है, यहाँ ऐसी है, यहाँ ऐसी है। तो आप देख सकते हैं हाइगन्स लैंग्वेज में हम बात करें तो वेव फ्रंट कैसे बन रहे हैं, स्फेरिकल बन रहे हैं। तो इसी को हम स्फेरिकल वेव कहते हैं। ओके, एटलीस्ट एसिम्प्टोटिकली, अगर हम इस रीजन में एग्जैक्टली ये बात ना भी कर सकें, मैंने यहाँ पे भी दिखाया है, बट से वेरी नियर दी स्कैटरिंग सेंटर अगर ये ट्रू ना भी हो, एट लार्ज डिस्टेंसेज जहाँ पे हमारे डिटेक्टर लोकेटेड है, एसिम्प्टोटिकली जहाँ हम स्कैटर्ड पार्टिकल्स या वेव्स को डिटेक्ट कर रहे हैं, उस लोकेशन पे जो स्कैटर्ड वेव है उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, उसका जो वेव फंक्शन होगा, वो एक स्फेरिकल वेव फॉर्म का हमें लेना पड़ेगा। ओके, सो होपफुली दिस आर्गुमेंट इज क्लियर। सो एट लार्ज डिस्टेंसेज फ्रॉम दिस पॉइंट, दैट इज एट द लोकेशन ऑफ द डिटेक्टर, दैट इज एसिम्प्टोटिकली द स्कैटर्ड वेव मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाई सम काइंड ऑफ एन आउटगोइंग स्फेरिकल वेव। ओके, तो स्कैटर्ड जो वेव फंक्शन है करस्पॉन्डिंग साइज स्कैटर्ड, इट मस्ट बी समथिंग लाइक दिस। मैंने यहाँ इक्वल टू या कुछ नहीं लिखा है क्योंकि अभी मुझे इस एक्सप्रेशन को सुधारना है, ये पूरा नहीं है। e⁻ पहले तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, स्फेरिकल वेव e⁻ भी हो सकती है और e⁻ भी, लेकिन e⁻ होती है आउटगोइंग स्फेरिकल वेव, जबकि e⁻ होती है इनकमिंग स्फेरिकल वेव। इस प्रॉब्लम में हमें पता है हमारी जो स्कैटर्ड वेव है वो आउटवर्ड जाएगी, स्कैटरिंग सेंटर से बाहर की ओर जाएगी, तो इसीलिए हमने ये प्लस वाला e⁻ लिया। ओके, लेकिन ये e⁻ क्यों लिया? प्लेन वेव में k.r होता है, यहाँ kr, होपफुली यू नो दिस, मैं इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने आंसर वैसे यहाँ लिख रखा है, सरफेसेज ऑफ कांस्टेंट फेज आर स्फेयर्स, होपफुली यू कैन कनेक्ट द डॉट्स। ओके, और अगेन एसिम्प्टोटिकली ये फॉर्म हम एसिम्प्टोटिकली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्कैटर्ड वेव की जो फॉर्म है जिसे हम स्फेरिकल वेव कह रहे हैं वो एसिम्प्टोटिकली ये फॉर्म होगी। ओके, यहाँ पे k जो है ये वही k है जो हमारी इंसिडेंट वेव में k था, प्लेन वेव थी लेकिन जो पार्टिकल्स का मोमेंटम था वो h×k। जो आउटगोइंग स्फेरिकल वेव है उसमें भी पार्टिकल्स का मोमेंटम सेम है, h×k के बराबर, मतलब k की वैल्यू सेम है दोनों जगह। रीज़न, हमारी स्कैटरिंग क्या है, हमारा कोलिजन क्या है या स्कैटरिंग क्या है, इलास्टिक है। तो इंटरमीडिएट रीजन में पार्टिकल की वेलोसिटी पे फ़र्क पड़ सकता है, पर जब वो स्कैटरिंग सेंटर से बहुत दूर निकल गया, अब पोटेंशियल का फिर से असर खत्म हो गया है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी होगी जिससे उसने स्टार्ट किया था। तो काइनेटिक एनर्जी सेम, इलास्टिक कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी सेम मीन्स मोमेंटम सेम मीन्स द वैल्यू ऑफ के इज सेम। सो के वही है, ऐसा नहीं है एक के है और एक के डैश है, बोथ के आर सेम। तो इनकमिंग वेव e⁻k_z, आउटगोइंग वेव e⁻k_r, लेकिन इसके साथ थोड़ा एक आध फैक्टर सभी और आएंगे। इनफैक्ट जो स्कैटर्ड वेव है फॉर लार्ज आर, मैंने इक्वल टू ना लिख के ये लिखा है, इट बिहेव्स लाइक दिस, एसिम्प्टोटिकली इट बिहेव्स लाइक, किस तरह का, e⁻k_r का फैक्टर तो है ही, लेकिन एक अपॉन आर का फैक्टर है, अपॉन आर, और एक और फैक्टर सम फंक्शन f विच इज़ अ फंक्शन ऑफ k, थीटा एंड फाई। ये दो फैक्टर्स मैंने क्यों लिए, मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, स्कैटर्ड वेव की फॉर्म एसिम्प्टोटिक फॉर्म अब से ये लेंगे, ये अगेन मैं रिमाइंड कर रहा हूँ एसिम्प्टोटिक फॉर्म। ओके, लेकिन ये दो फैक्टर्स क्यों हैं स्फेरिकल वेव के अलावा, ये दो फैक्टर, ये फैक्टर ऑफ 1/r क्यों है? पार्टिकल्स आपके स्कैटर हो रहे हैं, माना स्कैटरिंग सेंटर से। ओके, टोटल मिला के माना 300 पार्टिकल्स स्कैटर हो रहे हैं, तो चाहे आप इस
स्फीयर की सरफेस पे टोटल नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स काउंट करें इसके हर एक पॉइंट पे, वो भी 300 होगा। या अगर आप एक लार्जर स्फीयर की सरफेस पे उस नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स काउंट करें तो वो भी तो 300 होगा। मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द स्फीयर जिसको आप स्कैटरिंग सेंटर के अराउंड बना रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको सेम मिलने चाहिए। ओके, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स से क्या मतलब है? बेसिकली आप पार्टिकल नंबर कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। अगर से ये स्कैटरिंग सेंटर है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड, क्योंकि जो पार्टिकल स्कैटर होके इस सरफेस को क्रॉस करेगा वही पार्टिकल इस सरफेस को भी तो क्रॉस करेगा। जैसे दिस इज समथिंग लाइक जैसे हम गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए कहते हैं, इट इज़ सिमिलर आर्गुमेंट। कोई दूसरा पार्टिकल इस डायरेक्शन में गया तो वो इसको भी क्रॉस करेगा तो इसको भी क्रॉस करेगा। जितने पार्टिकल्स इस सरफेस को क्रॉस करते हुए जाएंगे उतने इस सरफेस को भी क्रॉस करते हुए जाएंगे एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब सरफेस के साइज से, स्फेरिकल सरफेस के साइज से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने स्कैटर होके जा रहे हैं। ओके, अब आप जानते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ग्रोज है r² 4πr² इट इज़। तो इसका मतलब जो फ्लक्स है, फ्लक्स को सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करके आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे। ओके, फ्लक्स टर्म अलग अलग कंटेस्ट में अलग अलग तरह से यूज़ किया जाता है। फ्लक्स का यहाँ पे क्या मीनिंग है आप उसे सूटेबली इंटरप्रेट कीजिए, पर जो हमारी स्कैटर्ड वेव है उसके करस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल नंबर फ्लक्स है, जब हम उसे एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, हो सकता है हर डायरेक्शन में फ्लक्स अलग अलग हो तो आपको इंटीग्रेट करके करना पड़े, बट ओवरऑल आप उसे एरिया से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे। तो अब स्फीयर का एरिया 4πr² से ग्रो कर रहा है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एक्सप्रेशन कांस्टेंट होना है। इसका मतलब जो फ्लक्स का एक्सप्रेशन है उसमें एक 1/r² का फैक्टर होना जरूरी है। ओके, फ्लक्स बेसिकली मेरा मतलब ये है, फ्लक्स से मेरा मतलब ये है ψ² × v। फ्लक्स में जिस चीज़ को कह रहा हूँ दिस इज़ मोर और लेस व्हाट वी एग्जैक्टली कॉल्ड एज द करंट डेंसिटी। ओके, सो ये कैलकुलेशन हम आगे करने वाले हैं तो होपफुली वहाँ से आप बेटर में फ्लक्स से मेरा क्या मतलब है वो आप क्लियर समझ जाएंगे। बट दिस सिंपली आइडिया, ये 1/r का फैक्टर इसलिए आया है क्योंकि जब हम इसका मॉड स्क्वायर करेंगे तो एक 1/r² का फैक्टर बन जाएगा। वो 1/r² का फैक्टर एरिया के फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे 4πr² से r² को कैंसिल कर देगा, तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉस हो रहे हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। सो ये फैक्टर जिसे आप बेसिकली बोल सकते हैं पार्टिकल नंबर कंजर्वेशन या प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन के लिए फैक्टर जरूरी है 1/r का। ओके, अदरवाइज अगर ये फैक्टर ऑफ r आप नहीं लेते हैं या कोई दूसरा फैक्टर लेते हैं तो कुछ इस तरह का फिनोमिना होगा, इस सरफेस को अगर 300 पार्टिकल्स क्रॉस कर रहे हैं तो हो सकता है इस वाली सरफेस को 700 पार्टिकल्स क्रॉस कर रहे हैं। ओके, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये फैक्टर इसलिए। लेकिन इसके अलावा हमने एक फैक्टर और लिया f, जिसको r डिपेंडेंट तो नहीं है। ओके, तो इसके कारण जो हमने आर्ग्यूमेंट यहाँ दिया अब उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, r डिपेंडेंट फैक्टर्स का काम हो चुका है। अब इसके अलावा लेकिन एक फैक्टर और है जो θ और साथ में k डिपेंडेंट भी है। k डिपेंडेंस तो एनर्जी पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये फैक्टर है क्या? हम ये कह रहे हैं, पहले से ही कहते आ रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में स्कैटरिंग की अमाउंट अलग अलग होगी। डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्वांटिटेटिवली जिस चीज़ को मेज़र करता है, मैं उसे क्वालिटेटिवली कह रहा हूँ कितनी अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग हो रही है। किसी θ डायरेक्शन में कम पार्टिकल्स स्कैटर हो रहे हैं, किसी दूसरे में ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस फैक्टर को अगर मैं स्कैटर्ड वेव फंक्शन केवल ये लेता हूँ तो ये तो स्फेरिकली सिमेट्रिक है, केवल r पे डिपेंड कर रहा है, θ पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। मतलब हर डायरेक्शन में आपकी एक जैसी स्कैटरिंग होगी, आइसोट्रोपिक इन स्फेरिकल पोलर, इफ आई कैन से इट लाइक दैट। लेकिन हमारी स्कैटरिंग को हम, हो सकता है किसी पर्टिकुलर केस में स्कैटरिंग ऐसी हो हर डायरेक्शन में सेम हो, लेकिन मोस्ट जनरली स्कैटरिंग हर डायरेक्शन में सेम नहीं होती है, किसी डायरेक्शन में ज़्यादा किसी डायरेक्शन में कम। तो उसको कंट्रोल करेगा ये फैक्टर। ये अभी भी आउटगोइंग स्फेरिकल वेव ही है, लेकिन इसे आप अगर इस वेव का एम्पलीट्यूड कह सकें, इस वेव का एम्पलीट्यूड अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग है। ओके, तो आउटगोइंग स्फेरिकल वेव 1/r का फैक्टर प्रोबेबिलिटी या पार्टिकल नंबर कंजर्वेशन के लिए, और ये जो f का फैक्टर है, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ओके, और ये f इन जनरल कॉम्प्लेक्स हो सकता है, दिस क्वांटिटी f, ये f बेसिकली है ये कंट्रोल करेगा द एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कैटर्ड फ्लक्स। इस डायरेक्शन में हो सकता है 30 पार्टिकल जा रहे हों और यहाँ केवल 20 जा रहे हों, और किसी और डायरेक्शन में हो सकता है 70 जा रहे हों। तो ये नंबर को कौन कंट्रोल करेगा? ये वाला, ये θ डिपेंडेंट वाला पार्ट, विच कैन इन जनरल बी कॉम्प्लेक्स। ओके, द स्कैटर्ड फ्लक्स वुड इन जनरल भी डायरेक्शन डिपेंडेंट। तो डायरेक्शनल डिपेंडेबिलिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए से मैंने बाई हैंड इंट्रोड्यूस कर दिया, लेट मी सी इट दिस वे। ओके, तो इनिशियली हमने आर्ग्यू किया आउटगोइंग वेग स्फेरिकल होगी, आइटा के आर, फिर 1/r का फैक्टर प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन के लिए, और ये f का फैक्टर जो डायरेक्शनल डिपेंडेंस है, एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्कैटरिंग में, उसको अचीव करने के लिए वी इंट्रोड्यूस दिस फैक्टर। और ये फैक्टर एनर्जी डिपेंडेंट भी हो सकता है, अलग अलग एनर्जीज़ पे जो अलग अलग डायरेक्शन के में स्कैटरिंग हो रही है उसकी अमाउंट रिलेटिवली चेंज हो सकती है। सो दिस फैक्टर कैन ऑल्सो डिपेंड ऑन के। सो एंड दिस एक्चुअली जो हमारे इस चैप्टर का एम है वो ये क्वांटिटी f ही डिटरमिन करना है। ओके, तो नाउ लेट्स सी व्हाई दिस f इज़ सो इम्पॉर्टेंट।
दिस कम्स इन अ मोमेंट, बट बिफोर दैट तो अब हमारा जो वेव मैकेनिकल पिक्चर ऑफ स्कैटरिंग है वो इस तरह की बनी है। फाइनल पिक्चर ये है। इंसिडेंट वेव हमारी प्लेन वेव है, e⁻⁻⁰ टाइप की। इंसिडेंट पार्टिकल्स हमारे z एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं। ओके, स्कैटर्ड जो वेव फंक्शन है इक्वल टू मैंने नहीं लिखा है, उसकी एसिम्प्टोटिक फॉर्म, ये तो इक्वल टू है लेकिन ये केवल उसकी एसिम्प्टोटिक फॉर्म है। स्कैटर्ड वेव की एसिम्प्टोटिक फॉर्म इस तरह की है, एफ सम फंक्शन ऑफ थीटा फाई। आगे से मैं एफ को के का फंक्शन नहीं लिख रहा हूँ, बट दैट इज इम्प्लाइड। ओके, एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा फाई e⁻⁻⁰ अपॉन आर। एंड लेटर वी विल सी, जो जी हम बार बार पहले से कहते आए हैं, पिछले डिस्कशन में भी था, स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल की स्कैटरिंग के लिए स्कैटरिंग फाई पे डिपेंड नहीं करती है, तो ये एफ जो क्वांटिटी है ये भी फाई पे डिपेंड नहीं करेगी। ओके, बट दिस वी विल सी लेटर। तो अब जो हमारा टोटल वेव फंक्शन है, डिटेक्टर की लोकेशन पे जो वेव फंक्शन है साई टोटल, या मैं उसको सिंपली साई लिखूंगा, उसमें इंसिडेंट वाला वेव फंक्शन भी होगा और स्कैटर्ड वाला भी। ओके, मैं अगेन यहाँ पर आपको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट याद दिलाना चाहूँगा। इंसिडेंट रीजन से आपने पार्टिकल्स प्रोजेक्ट किए ये इस टाइप के, से फॉर दिस एग्जाम्पल ये स्कैटर्ड वाले ये हैं, तो डिटेक्टर की लोकेशन पे दोनों पहुंचते हैं। कुछ पे स्कैटरिंग का फ़र्क नहीं पड़ता है, अनस्कैटर्ड तो अनस्कैटर्ड और स्कैटर्ड, प्लेन वेव्स प्लस रेडियली आउटवर्ड्स या स्फेरिकल वेव्स एटलीस्ट एसिम्प्टोटिकली। तो साई का जो एक्सप्रेशन है, अगेन मैंने यहाँ इक्वल टू नहीं लिखा है क्योंकि साई इंसिडेंट की वैल्यू तो चलो फिक्स्ड है, लेकिन साई स्कैटर्ड की का ये केवल एसिम्प्टोटिक एक्सप्रेशन है। सो जो टोटल वेव फंक्शन है, डिटेक्टर की लोकेशन पे जो टोटल वेव फंक्शन है, उसकी एसिम्प्टोटिक फॉर्म हम इस तरीके की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो इनफैक्ट हमारी जो रेसिपी है, मैं इसे लास्ट में वो करूँगा, समराइज़ करूँगा, लेकिन हमने जो करना है स्कैटरिंग थ्योरी में वो यही करना है। हमने कहा ना हम चीज़ों को पार्टिकल के बजाय वेव फंक्शन लैंग्वेज में डिस्क्राइब करने वाले हैं, तो हम करेंगे क्या, जो हमें पोटेंशियल दिया गया है, स्कैटरिंग सेंटर का जो पोटेंशियल है, उसको रख के हम 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और उस सॉल्यूशन की हमें एग्जैक्ट फॉर्म में इंटरेस्ट नहीं होगा, हमें इंटरेस्ट होगा केवल उसकी एसिम्प्टोटिक फॉर्म में। उसकी एसिम्प्टोटिक फॉर्म को हम इस एक्सपेक्टेड फॉर्म से कंपेयर करके एफ़ की वैल्यू को रीड या डिटरमिन कर लेंगे, एफ़ कितना है उस पर्टिकुलर पोटेंशियल के लिए, एफ़ कितना बन रहा है। ओके, अब ये एफ़ क्यों इंपॉर्टेंट है ये आगे आ रहा है। दिस एफ इज़ रियली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, वाई इट कम्स नेक्स्ट। सो ये मैंने इसे रेड से इंसर्कल किया है, ये आर्ग्यूमेंट, ये चीज़ हम बार बार कहेंगे। साई जो है वो इस फॉर्म का होना चाहिए, द टोटल वेव फंक्शन एट लार्ज डिस्टेंसेज फ्रॉम द स्कैटरिंग सेंटर हैज़ दिस एसिम्प्टोटिक फॉर्म। ओके, दिस रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल मैं फिर से दे रहा हूँ, अनस्कैटर्ड प्लस रेडियली स्कैटर्ड। ओके, अब लेकिन ये एफ़ क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको एक जनरल रेसिपी यहीं पे बता दी है। वैसे श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करो उस पोटेंशियल के साथ, सॉल्यूशन जो मिला उसकी एग्जैक्ट फॉर्म पे कंसंट्रेट मत करो, उसकी एसिम्प्टोटिक फॉर्म पे कंसंट्रेट करो, उसकी एसिम्प्टोटिक फॉर्म को इससे कंपेयर करो, वहाँ उस कंपैरिजन से आप एफ़ की वैल्यू निकाल लो। और ये एफ़ क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई इज दिस एफ़ सो इंपॉर्टेंट। इस एफ़ का पहले नाम बता देता हूँ। ओके, नाम जस्टिफाई लास्ट में होगा, बट दिस एफ़ इज़ कॉल्ड द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। ओके, रिमेंबर दैट हमने डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन लास्ट लेक्चर में डिस्क्राइब किया था। ओके, एक्सपेरिमेंटली जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में आप चीज़ एक्सपेरिमेंटली मेज़र करते हैं वो है स्कैटरिंग, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सिंबल डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा विच इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा फाई। ये बेसिकली है जिसे मैंने कहा था स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन, स्मॉल एन फंक्शन ऑफ थीटा फाई। तो पार्टिकल्स स्कैटर होके आपके डिटेक्टर पे गए तो किसी पर्टिकुलर लोकेशन जो कि थीटा फाई डायरेक्शन में सिचुएटेड है, वहाँ यूनिट टाइम में यूनिट सॉलिड एंगल से में कितने पार्टिकल्स गए हैं वो है दिस स्मॉल एन। ओके, मैं अगेन फिर से रिमाइंड कराऊंगा, डिटेक्टर की लोकेशन पे आपको अनस्कैटर्ड पार्टिकल्स भी मिलते हैं, ये वाला नंबर नहीं है, ये केवल स्कैटर्ड वाला है। स्कैटर्ड से इस लैंग्वेज में कहूँ, ये वाला वेव फंक्शन के करस्पॉन्डिंग के जो पार्टिकल्स हैं वो नंबर है, ये वाला नहीं। ओके, तो दिस नंबर अपॉन इंसिडेंट फ्लक्स के करस्पॉन्डिंग के नंबर ऑफ पार्टिकल, जो इंसिडेंट बीम जो कि हमारी प्लेन वेव है उसके रास्ते में अगर हम एक यूनिट एरिया रख दें तो यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितने पार्टिकल्स क्रॉस हो रहे हैं वो ये नंबर है। तो इन्हीं दो नंबर्स का जो रेशियो है इसे हमने डिफाइन किया था द डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। उसकी ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस वगैरह अलग थी, वो एरिया रिप्रेजेंट करता है वगैरह वगैरह, बट बेसिकली वो ये नंबर है रफली कितने पार्टिकल्स स्कैटर होकर यूनिट सॉलिड एंगल में आ रहे हैं यूनिट टाइम में, और इंसिडेंट जो बीम है उसके यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया उसके रास्ते में अगर रखा हो तो उससे यूनिट टाइम में कितने पार्टिकल्स क्रॉस होते हैं। ओके, रफली ये मैंने ऐसे दिखाया है, ये एक इंसिडेंट बीम है
इसके रास्ते में एक छोटा एरिया डी ए है, ओके। और अगर ये एरिया मैं यूनिटी ले लूँ तो इससे यूनिट टाइम में जितने पार्टिकल्स क्रॉस हो रहे हैं वही नंबर कैपिटल एन होगा। और ये पार्टिकल्स स्कैटर होकर किसी डायरेक्शन में गए, उस डायरेक्शन में डिटेक्टर की विंडो ने माना सॉलिड एंगल डी ओमेगा बनाया, ओके। तो यूनिट सॉलिड एंगल से मैं यूनिट टाइम में जितने पार्टिकल्स जा रहे हैं वो है एन। ये एक्सपेरिमेंटली मेजरेबल क्वांटिटी है, बट अब हम इस क्वांटिटी को कनेक्ट करने वाले हैं इस एफ से, ओके। इंसिडेंट वेव की बात करते हैं, हम ये नंबर एन कंप्यूट करना चाह रहे हैं। इंसिडेंट वेव फंक्शन मुझे पता है, इंसिडेंट वेव फंक्शन सिंपली एक प्लेन वेव है, e टू द पावर आइटा के जेड। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कंप्यूट करेंगे? आप करंट डेंसिटी निकालें इस वेव फंक्शन के, इंसिडेंट वेव फंक्शन के करस्पॉन्डिंग अगर आप करंट डेंसिटी निकालें, और यहाँ पे मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, करंट डेंसिटी हमने लास्ट सेमेस्टर में डिटेल में इसको स्टडी किया है, ओके, कंजर्वेशन लॉज और उसके साथ साथ उसका एक्सप्रेशन ये होता है h क्रॉस ओवर 2 आइटा m साई स्टार डेल साई माइनस डेल साई स्टार साई, ओके। ये मोस्ट जनरल एक्सप्रेशन है, और फिर हमने इसे शो किया था, इसमें ये इसके बराबर भी लिखा जा सकता है। इनफैक्ट ये एक्सप्रेशन कई बार हमें बहुत हेल्प करता है, ओके। ट्रिकी मतलब अगर आप इसे जुडिशियसली यूज़ करें तो यू कैन यूज़ इट एज अ ट्रिक, कि जल्दी से आप वो निकालना चाहें, अगर जे की वैल्यू निकालना चाहें फॉर अ गिवन वेव फंक्शन निकाल सकते हैं। ये साई स्टार इंटू वी, लेकिन ये वी जो है ये वेलोसिटी ऑपरेटर है, ओके। वेलोसिटी ऑपरेटर हमने डिफाइन किया था मोमेंटम ऑपरेटर ओवर एम। मोमेंटम ऑपरेटर माइनस आई टैच कॉस डेल होता ही है क्वांटम मैकेनिक्स में, उसमें एम के फैक्टर से आप और डिवाइड करते हैं, तो उसको हमने वेलोसिटी ऑपरेटर कहा था। तो वेलोसिटी ऑपरेटर को साई स्टार और साई के बीच स्क्वीज़ करें और फिर उसका रियल पार्ट ले ले, तो यही बेसिकली क्या होता है, जे होता है, ओके। दिस अगर मैं और बहुत क्वालिटेटिवली जाऊँ, दिस माइट नॉट वर्क इन एवरी केस, बट से आप इसे सिंपली तीन चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन समझ लें, साई स्टार वी साई। और वेव फंक्शन अगर नॉर्मलाइज्ड है, वैसे नॉर्मलाइजेशन का मतलब इंटीग्रल से होता है, बट स्टिल अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, साई स्टार साई को आप 1 ले रहे हैं, तो ये क्वांटिटी बेसिकली वेलोसिटी है, ओके। अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं है तो आप उन लेक्चर्स को फिर से देखिए, वहाँ पे हमने बात की है कि हाँ ये वेलोसिटी जैसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है वैसे करंट डेंसिटी जो होती है, ओके। दिस तो ये जो इंसिडेंट वेव फंक्शन है, इस इंसिडेंट वेव फंक्शन को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके मैं इंसिडेंट करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन निकाल सकता हूँ, उसका एक्सप्रेशन निकाल सकता हूँ। ये साई इंसिडेंट की जगह आप e टू द पावर आइटा के जेड रखें, तो साई स्टार में उसकी जगह e टू द पावर माइनस आइटा के जेड आएगा। तो आपको ये कैलकुलेशन करनी है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म डेल। डेल का मतलब है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड। पर जिस फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन करना है वो केवल जेड का फंक्शन है, तो यहाँ पे केवल जेड वाला पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको करना है। उसमें यूनिट वेक्टर जेड आता है, जेड के रेस्पेक्ट में e टू द पावर आइटा के जेड का डिफरेंशिएशन फिर से एक्सपोनेंशियल, और एक्स्ट्रा नीचे लैंड करेगा आइटा के। ऐसे ही इस वाले पार्ट में e टू द पावर माइनस आइटा के जेड का डिफरेंशिएशन होगा, यूनिट वेक्टर जेड माइनस आइटा के नीचे लैंड करेगा। दिस पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल नेगेटिव एक्सपोनेंशियल, पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल नेगेटिव एक्सपोनेंशियल, दोनों जगह कैंसिल। ये दोनों टर्म्स न्यूमेरिकली इनकी वैल्यू सेम बनेगी, माइनस माइनस साइन मिलके दिस बिकम्स प्लस अगेन, सो ट्वाइस। और इसे आप सिंप्लीफाई करें, एच क्रॉस के बाई एम, एच क्रॉस के बाई एम, एच क्रॉस के पार्टिकल्स का वेव वेक्टर है इनिशियल पार्टिकल्स का, तो एच क्रॉस के उनका मोमेंटम है, और मोमेंटम अपॉन मास इज़ द वेलोसिटी। ये सिंपली वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स इनटू जेड, वेक्टर फॉर्म में इंसिडेंट पार्टिकल्स की वेलोसिटी तो है ये, जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। करंट डेंसिटी, इंसिडेंट बीम के लिए मैंने करंट डेंसिटी निकाली, तो वो सिंपली बनी एच क्रॉस के बाई एम, ओके। दिस इंसिडेंट जो करंट डेंसिटी है, इन जनरल करंट डेंसिटी जो होती है, जिसको हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कहते हैं, वैसे वो बेसिकली क्या बताता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लो थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, प्रोबेबिलिटी फ्लो, सॉरी, कितनी प्रोबेबिलिटी यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में फ्लो हो रही है, ओके। तो ये जो कैपिटल एन हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि यूनिट एरिया को यूनिट टाइम में क्रॉस कर रहे हैं, वो कैसे मिलेगा? आप ये जो जे इंसिडेंट है, इंसिडेंट जो बीम है, इंसिडेंट जो वेव फंक्शन है, उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट डेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, उसको इस डी ए एरिया के साथ, अगर डी ए एरिया से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉस कर रहे हैं उससे यूनिट टाइम में, वो हम निकालना चाह रहे हैं। तो मुझे सिंपली जे डॉट डी ए निकालना है, जे करंट की डेंसिटी को एरिया वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, जे डॉट डी ए। जे का एक्सप्रेशन ये रहा, डी ए एरिया, जब हम एन डिफाइन करते हैं तो ये एरिया आर्बिट्री साइज़ का नहीं होता है, यूनिट एरिया होता है। तो अगर ये एरिया यूनिटी है तो इस एरिया का मैग्नीट्यूड 1, और इस एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो जेड डायरेक्शन में, ओके। एरिया को आपको पता है फिजिक्स में, जब हम एरिया को वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड उस एक्चुअल एरिया के बराबर आता है, और उसकी डायरेक्शन आती है एरिया के परपेंडिकुलर। तो इस एरिया के परपेंडिकुलर जो हमारा वेक्टर है दैट इज़ जेड,
ओके तो ये डॉट प्रोडक्ट z डॉट z इज़ 1 h क्रॉस k बाई m विच इज़ सिंपली v। यहाँ पे वैसे थोड़ा सी आपको और केयरफुल हमें रहना चाहिए। वैसे इंसिडेंट पार्टिकल्स का डेंसिटी फ्लक्स कितना है, कितने डेंसली वो पैक्ड हैं, अगर मैं पार्टिकल लैंग्वेज में कहूँ वो कम डेंसिटी के भी हो सकते हैं, ज़्यादा डेंस भी आ सकती है आपकी बीम, वो भी एक फैक्टर आना चाहिए। पर वो फैक्टर आपका इस न्यूमरेटर वाले फैक्टर में भी फिर आएगा और वो दोनों जगह कैंसिल हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं लिया। बेसिकली ये जो वेव फंक्शन हमने लिया है, इंसिडेंट वेव फंक्शन, प्लेन वेव्स जिन्हें हम कहते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं अगेन पास्ट में। ये नॉन नॉर्मलाइजेबल वेव फंक्शन है, इसका नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकता है, नॉन नॉर्मलाइजेबल है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम -∞ टू +∞, बट स्टिल इस वेव फंक्शन को हम यूज़ करते हैं। ओके तो ये इसके नॉन नॉर्मलाइजेबिलिटी के कारण ये है। तो लेकिन मोर और लेस दिस इज़ ओके, हम ट्रीटमेंट इसी तरह से करेंगे कि हाँ जो हम हमारे नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स आ रहे हैं यूनिट एरिया को जो क्रॉस कर रहे हैं वो ये है। एक्चुअली यहाँ v के साथ एक फैक्टर और मल्टीप्लाई होना चाहिए था, बट वो फैक्टर होगा कांस्टेंट, और वही फैक्टर आपके स्मॉल n में भी आएगा, तो फैक्टर दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमको उसको कंसिडरेशन में लेने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ये नहीं है। ओके एक और फैक्टर यहाँ पे आना चाहिए, सम कांस्टेंट c या सम डेंसिटी फैक्टर, वो यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। अच्छा अब यही चीज़ अगर हम स्कैटर्ड बीम के साथ करें, हमारा जो स्कैटर्ड वेव फंक्शन है वो ये है एसिम्प्टोटिकली, एटलीस्ट एसिम्प्टोटिक फॉर्म हमें उसकी पता है, f थीटा e टू द पावर आइटा k r अपॉन r। ओके लेकिन अभी के लिए मैं इसे स्कैटर्ड बीम का एक्सप्रेशन ही कहूँगा, एसिम्प्टोटिक फॉर्म तब लेंगे इसकी। ये साइज स्कैटर्ड का एक्सप्रेशन है, तो करस्पॉन्डिंग जो j स्कैटर्ड है, करंट डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू द स्कैटर्ड बीम, जो स्कैटर्ड बीम जो रेडियली आउटवर्ड जा रही है स्कैटरिंग सेंटर से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितने पार्टिकल्स को क्रॉस कराती है, वो ये नंबर है। ओके इन अ सर्टेन सेंस ऑफ सेइंग ये यही चीज़ है स्कैटर्ड बीम के लिए। जे स्कैटर्ड अभी मैं शो करूँगा। ओके ये कैलकुलेशन मैंने अलग कर रखी है क्योंकि उसमें वो थोड़ा वो है, लेकिन उसका रिजल्ट ये है। मैं पहले रिजल्ट आपको बता देता हूँ ताकि हमारा ये डिस्कशन कंप्लीट हो जाए, फिर वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको अलग से दिखाऊंगा। ओके जे स्कैटर्ड अगर आप कैलकुलेट करें, और वो भी कब, लार्ज आर के लिए। इनफैक्ट जे स्कैटर्ड बीम से रिलेटेड हम सारी कैलकुलेशंस एसिम्प्टोटिक ही करते हैं। तो जे स्कैटर्ड का एक्सप्रेशन को अगर हम फॉर लार्ज आर कंसिडर करें तो वो एक्सप्रेशन सिंपली इतना बनता है, मॉड f स्क्वायर ओवर r स्क्वायर h क्रॉस k बाई m r। अब ये स्मॉल n थीटा फाई क्या था, जो हमारे डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में न्यूमरेटर था, वो डिनोमिनेटर तो हमने एवेल्युएट कर दिया, न्यूमरेटर था क्या, वो स्मॉल n था क्या, स्मॉल n था द नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स पर यूनिट सॉलिड एंगल पर यूनिट टाइम। पर ये दोनों चीज़ें हैं, यूनिट टाइम में कितने स्कैटर हो रहे हैं और यूनिट सॉलिड एंगल में कितने स्कैटर हो रहे हैं स्कैटर्ड पार्टिकल्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन थीटा फाई वाली डायरेक्शन में, यही नंबर था। तो माना ये वो पर्टिकुलर थीटा फाई वाली डायरेक्शन है। ओके इस हमारे डिटेक्टर की विंडो का एरिया ds, ये आउटवर्ड जो रेडियल डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल ट्रैवर्स कर रहा है उसके परपेंडिकुलर हमारा डिटेक्टर रखा हुआ है। डिटेक्टर की विंडो को हमने एरिया वेक्टर उसका ds है, ठीक है। ds एरिया वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड होगा कुछ ds, और डायरेक्शन कहाँ है, रेडियली आउटवर्ड। अगर मैं डिटेक्शन विंडो इधर ले आऊँगा तो अभी भी उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, रेडियली आउटवर्ड। तो हमारी डिटेक्शन विंडो जो है, जिस एरिया को क्रॉस करके पार्टिकल्स रेडियली आउटवर्ड मूव करेंगे स्कैटरिंग के बाद, वो जो एरिया हम यहाँ कंसिडर करेंगे वो एरिया हमारा, उसकी डायरेक्शन कहाँ है, रेडियली आउटवर्ड। तो इस एरिया से, इस डिटेक्टर विंडो से यूनिट टाइम में कितने पार्टिकल्स क्रॉस करेंगे, जैसे इस विंडो से यूनिट टाइम में कितने पार्टिकल्स क्रॉस किए थे, इंसिडेंट वाली वेव्स आ रही थी तो जे ऑफ इंसिडेंट इनटू इस एरिया के साथ डॉट कर दिया। तो ऐसे ही यहाँ से स्कैटर्ड पार्टिकल्स कितने गुजरेंगे, स्कैटर्ड वाला जो जे है, जे स्कैटर्ड, उसको इस एरिया के साथ डॉट कर दो, जे स्कैटर्ड इंटू ds। जे स्कैटर्ड का एक्सप्रेशन ये रहा, मॉड f स्क्वायर, मैं इस टर्म को सिंपली मॉड f स्क्वायर लिख रहा हूँ, f के डिपेंडेंस को मैंने सप्रेस कर दिया है, मॉड f स्क्वायर ओवर r स्क्वायर h क्रॉस k ओवर m, रेडियली आउटवर्ड, ये रेडियली आउटवर्ड निकलेगा, दिस वुड बी इंपॉर्टेंट। ओके वैसे इसमें और टर्म्स भी आएंगे पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही होगा, दिस वी विल सी द कैलकुलेशन पार्ट। और ds का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, विंडो की साइज़ पे डिपेंड करेगा, और साइज़ पे डिपेंड करेगा, और रेडियली r डॉट r, यहाँ से भी r मिला, यहाँ से भी r मिला, r डॉट r हो गया 1। तो सिंपली, लेकिन ये स्मॉल n नहीं है, ये तो इस विंडो को जितने पार्टिकल्स यूनिट टाइम में क्रॉस कर रहे हैं वो, लेकिन स्मॉल n की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूनिट टाइम में क्रॉस कर रहे हैं पर यूनिट सॉलिड एंगल के थ्रू जो गुजर रहे हैं। ये सॉलिड एंगल यूनिटी थोड़ी है, ये सॉलिड एंगल जो है, माना इस सॉलिड एंगल की वैल्यू डी ओमेगा है, तो इस सॉलिड एंगल की वैल्यू होगी एरिया ds अपॉन r स्क्वायर, ये डिस्टेंस
जहाँ पे हमारा डिटेक्टर लोकेटेड है उसकी डिस्टेंस स्कैटरिंग सेंटर से आर है, तो जो सॉलिड एंगल बन रहा है यूनिटी नहीं है। हाँ, अगर ये सॉलिड एंगल यूनिटी होता तो ये जो हमने नंबर कंप्यूट किया ये सीधे सीधे हमारा स्मॉल एन हो जाता, पर नहीं, ये तो डी ओमेगा एंगल से इतने पार्टिकल्स गुजर रहे हैं, तो जो स्मॉल एन है जो कि थीटा फाई का फंक्शन होता है, वो इस नंबर को पूरे पार्टिकल जितने इस विंडो को क्रॉस कर रहे हैं उसमें आपने डी ओमेगा से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय डी ओमेगा। ओके, पर यूनिट सॉलिड एंगल पर यूनिट टाइम तो यहाँ आ चुका था, पर यूनिट टाइम इस एरिया को इतने पार्टिकल्स क्रॉस कर रहे हैं, पर इस एरिया के करस्पॉन्डिंग सॉलिड एंगल यूनिटी नहीं है। तो अगर मैं उस करस्पॉन्डिंग सॉलिड एंगल से डिवाइड कर दूं तो मुझे ये पता लग जाएगा कितने पार्टिकल्स स्कैटरिंग के बाद यूनिट सॉलिड एंगल से यूनिट टाइम में गुजर रहे हैं, दैट नंबर इज दिस। यहाँ आप कैंसिलेशन अगर करें, डी ओमेगा इज एक्चुअली डी एस बाई आर स्क्वायर, तो डी एस अपॉन आर स्क्वायर कैंसल्स विद डी ओमेगा, लिविंग यू सिंपली विद दिस। जो स्मॉल एन जो हमारा नंबर था स्कैटर्ड बीम से जो हम एस्टिमेट करते हैं वो इतना है। तो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो हमने लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया था, ये स्मॉल एन थीटा फाई का फंक्शन और कैपिटल एन का रेशियो है मॉड एफ का स्क्वायर एच क्रॉस एम बाई एच क्रॉस के बाई एम, और ये सिंपली एच क्रॉस के बाई एम। तो अगर आप इनका रेशियो लें तो दैट इज सिंपली मॉड एफ स्क्वायर। इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, एक्सपेरिमेंटली मेजरेबल क्वांटिटी। एफ अगर हम किसी तरह से निकाल लें तो सिंपली उसका मॉड स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमें डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा उस डायरेक्शन का, और इसीलिए एफ का नाम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। आप जानते हैं जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में भी हम वेव फंक्शन को प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड कहते हैं और उसका मॉड स्क्वायर हमें प्रोबेबिलिटी देता है। तो इसका स्कैटरिंग जो फिनोमेना है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ये है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मिल कैसे रही है, एफ़ का मॉड स्क्वायर करके। तो एफ़ स्कैटरिंग का एम्पलीट्यूड है, द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। तो एफ़ का नाम इसीलिए स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड रखा गया है, मॉड एफ स्क्वायर। तो अब रेसिपी आपके दिमाग में मोटी मोटी आप बैठा लीजिए, हम करने वाले क्या हैं स्कैटरिंग फिनोमेना को ट्रीट करने के लिए। अब पूरा सेटअप हो चुका है, अब हमें सेटअप को अप्लाई करके दो अलग अलग मेथड्स डेवलप करने हैं, पर बेसिक सेटअप ये है। आपको जो पोटेंशियल दिया गया है स्फेरिकली सिमेट्रिक, उसको यूज़ करके आप वेव फंक्शन निकाल लीजिए। अब ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन हम ना कर पाएँ, किस तरह से सॉल्यूशन करते हैं वो अलग चीज़ है, बट से हमने साई निकाल दिया। ओके, तो किसी तरह से ये इसको यूज़ करके आप वेव फंक्शन निकालेंगे। अब उस वेव फंक्शन की हमें वैसे एग्जैक्ट फॉर्म में भी इंटरेस्ट नहीं होगा, हमको उसकी एसिम्प्टोटिक फॉर्म में इंटरेस्ट होगा। हम उस वेव फंक्शन को देखेंगे जो हमने सॉल्व करके यहाँ वेव फंक्शन निकाला, ये लार्ज आर पे कैसा बिहेव करता है। और लार्ज आर पे हमें पता है कि लार्ज आर पे स्कैटरिंग के बाद वेव फंक्शन की फॉर्म ये होनी चाहिए। तो हम जो वेव फंक्शन निकालेंगे उसकी एसिम्प्टोटिक फॉर्म चेक करेंगे और उसकी एसिम्प्टोटिक फॉर्म को इस एक्सपेक्टेड फॉर्म से कंपेयर करके हम एफ़ की वैल्यू को रीड कर लेंगे। हाँ भाई, एफ़ हमारे केस के लिए इतना बन रहा है, और जैसे ही आपको एफ़ मिला उसका मॉड स्क्वायर करके डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। और अगर सारी डायरेक्शंस के ऊपर उसको इंटीग्रेट कर देंगे डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को, तो आपको टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा। और जैसे मैंने कल डिस्कस किया था, स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल्स के लिए तो फाई डिपेंडेंस खत्म हो जाती है, तो फाई के ऊपर का इंटीग्रल तो आपको बार बार करने की जरूरत भी नहीं है। फाई का इंटीग्रल आपको 2 पाई देगा, आपको केवल डिफरेंशियल स्कैटरिंग का जो क्रॉस सेक्शन का एक्सप्रेशन है उसे थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और साथ में साइन थीटा। ओके, मेजर ऑफ इंटीग्रल जो है वो इस तरह से आएगा, तो 0 to पाई। तो ये आप इंटीग्रेशन कर लें तो आपको मिल जाएगा। ओके, सो दिस वुड बी आवर रेसिपी या एल्गोरिथम टू डील विद द स्कैटरिंग प्रॉब्लम्स। ओके, लेकिन अब यहाँ पे एक पॉइंट अभी जो छूट रखा था, ये स्कैटर्ड वेव फंक्शन मेरे पास है, ये है स्कैटर्ड वाला एसिम्प्टोटिक फॉर्म उसकी, एफ e टू द पावर आइटा के आर अपॉन आर। इसके करस्पॉन्डिंग मुझे जे निकालना है। इंसिडेंट के लिए हमने जे निकाल दिया था, ये एक लाइन की कैलकुलेशन है, पर स्कैटर्ड के लिए कैलकुलेशन एक्चुअली इतनी ईजी नहीं है। ओके, स्कैटर्ड के करस्पॉन्डिंग जो करंट डेंसिटी है जे स्कैटर्ड, उसमें ये एक्सप्रेशन में आप साई स्कैटर्ड की जगह भी एफ e टू द पावर आइटा के आर अपॉन आर रखो, और उसके स्टार में एफ स्टार e टू द पावर माइनस आइटा के आर अपॉन आर, विच आई हैव डन ओवर हियर। स्कैटर्ड वेव फंक्शन की जगह ये, और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। रिमेंबर एफ कैन इन जनरल बी कॉम्प्लेक्स, तो इसलिए यहाँ मैंने एफ स्टार लिया है। ओके, इस एक्सप्रेशन में। अब ये एक्सप्रेशन इवेलुएट करने के लिए आप डेल की कार्टेशियन फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। डेल एक्स वाई जेड के टर्म में आप लेंगे, क्योंकि ये आर के फंक्शन है और एफ थीटा फाई डिपेंडेंट है। तो एक्स वाई के टर्म में इफ़ यू try to do it, I guess it is going to be very 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 tedious. So the easier way out is डेल का एक्सप्रेशन आप यूज़ कीजिए स्फेरिकल पोलर में। ओके,
you try to solve the expression using spherical polar coordinates. Spherical polar coordinates में जो डेल का एक्सप्रेशन होता है वो सिंपली ये है. ओके, होपफुली ये आपको वैसे पता होगा, बट अगर पता नहीं है तो कैसे इसे याद रखना है, लेट मी से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट दैट. जो आपका एलिमेंट्री वॉल्यूम बनता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, उसकी एक साइड डी आर डी थीटा एंड आर साइन थीटा डी फाई. ओके, जो इंक्रीमेंट्स होते हैं तीनों डायरेक्शन में वो इस तरह के होते हैं. इंक्रीमेंटल लेंथ्स जो होती हैं, एक साइड डी आर, एक साइड आर डी थीटा और एक साइड आर साइन थीटा इंटू डी फाई. ओके, इन्हीं तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एलिमेंट्री वॉल्यूम का एक्सप्रेशन मिलता है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई. ओके, बट ये जो फर्स्ट टर्म है रेडियल डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में इंक्रीमेंट लेंथ होती है डी आर, तो यहाँ डेल अपॉन डेल आर आया, डी आर की जगह उसका पार्शियल डेरिवेटिव डेल आर. थीटा डायरेक्शन में जो इंक्रीमेंटल लेंथ होती है वो होती है आर डी थीटा. दिस आर डी थीटा, थीटा डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग जो इंक्रीमेंटल लेंथ होती है, अगर आप एंगल को आर और फाई को कांस्टेंट रखते हुए केवल थीटा एंगल को वेरी करें बाय ए स्मॉल अमाउंट डी थीटा, तो जितना डिस्टेंस आप मूव करते हैं दैट डिस्टेंस इज एक्चुअली आर डी थीटा. तो आर डी थीटा डिफरेंशियल थीटा का है, तो डिफरेंशियल थीटा के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन भी थीटा की डायरेक्शन में प्रोपोगेट किया, थीटा यूनिट वेक्टर कितना, उसके साथ जो फैक्टर आ रहा है इस डेल में 1 अपॉन डेल अपॉन, इफ यू सी दिस इज मोर और लेस लाइक आर डी थीटा. सिमिलरली फाई डायरेक्शन में जो इंक्रीमेंटल लेंथ होती है वो होती है आर साइन थीटा इंटू डी फाई. फाई डायरेक्शन डेल अपॉन आर साइन थीटा डी फाई, नॉट डी फाई, हियर इट्स डेल फाई, पार्शियल डिफरेंशियल, बट ओके. सो दिस इज अ वे टू रिमेंबर. ओके, आपने को अभी तक याद हो जाना चाहिए था, बट इफ़ यू डोंट रिमेंबर तो आप इस तरह से इसे याद रखने की कोशिश कर सकते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये. ओके, एंड दिस ट्रिक वर्क्स इन अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एज वेल, अदर ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एटलीस्ट. ओके, दिस वर्क्स. तो अब से फॉर एग्जांपल इस एक्सप्रेशन में जो मुझे जे स्कैटर्ड निकालना है, इसमें एक टर्म ये आया था डेल, मुझे इसका निकालना है, तो मैंने ये टर्म यहाँ पे सॉल्व कर रखा है आपके लिए. डेल एफ ई टू द पावर आइटा के आर अपॉन आर. डेल में एक डिफरेंशियल आर के रेस्पेक्ट में, एक थीटा के रेस्पेक्ट में, एक फाई के रेस्पेक्ट में. ओके, ये दोनों पार्ट ई टू द पावर आइटा के आर अपॉन आर, ये आर के फंक्शन है और एफ है थीटा और फाई का फंक्शन. तो पार्शियल डिफरेंशिएशंस हैं, तो जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन है आर के रेस्पेक्ट में, आर यूनिट वेक्टर के साथ आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, वहाँ केवल ई टू द पावर आइटा के आर अपॉन आर का डिफरेंशिएशन, एफ कांस्टेंट की तरह. बाकी दो जो डिफरेंशिएशन थे थीटा और फाई वाले में, वहाँ एफ का डिफरेंशिएशन होगा ई टू द पावर आइटा के आर अपॉन आर कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएंगे. ई टू द पावर आइटा के आर अपॉन आर बाहर आ गया, थीटा अपॉन 1 अपॉन आर तो पहले से बाहर था और डिफरेंशिएशन बचा केवल एफ का. ऐसे ही लास्ट टर्म में फाई 1 अपॉन आर साइन थीटा पहले से था, ई टू द पावर आइटा के आर अपॉन आर का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ और एफ का डिफरेंशिएशन होना बाकी है. आप इस फर्स्ट टर्म को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं या इस डिफरेंशिएशन को आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन और ये फंक्शन नोन है. यहाँ आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको एफ की फॉर्म नहीं पता है, बट ये डिफरेंशिएशन आप करें आपको दो टर्म मिलते हैं. ओके, इन टर्म्स को मैंने ऐसे ही रिपीट कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा आर की पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया होगा. आर इंटू आर, यहाँ डिनोमीटर आर स्क्वायर, यहाँ भी आर इंटू आर एक आर स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है. ओके, और यहाँ जो दो टर्म्स मिले हैं इनको भी अब बाद में मैं अगर अलग अलग करूँ डिफरेंशिएट करके, इसके हमें जो टर्म्स मिले, एक टर्म में आर के साथ आर स्क्वायर की एक पावर डिनोमीटर की कैंसिल हो रही है, तो ये टर्म इफेक्टिवली इसके डिनोमीटर में केवल आर, सिंगल पावर ऑफ आर, और जबकि इस टर्म के डिनोमीटर में आर स्क्वायर ही है. इसके डिनोमीटर में आर स्क्वायर, इसके आर स्क्वायर, इसके भी आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर वाले टर्म्स अगर मैं एक साथ कलेक्ट करूँ, ओके, तो ये ओके ये आर स्क्वायर वाले टर्म को मैंने रेड से अंडरलाइन कर रखा है. ये इसलिए है, बाद में हम आर्ग्यू करने वाले हैं, ये वाले टर्म एसिम्प्टोटिक रीजन में अनइम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. ओके, दिस विल कम इन अ मोमेंट. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही टर्म है. ओके, बट ये इनफैक्ट उस आर्ग्यूमेंट में हमारे कई स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे. पहले मैं उस आर्ग्यूमेंट को अगर अभी पेश करूं तो मैं यहाँ के दो टर्म्स को अभी ड्रॉप कर सकता हूँ. आप अगर ध्यान करें, हमने जे से करना क्या है, जे से हमने ये क्वांटिटी कंप्यूट करनी है, इसका डी एस के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, और डी एस का एक्सप्रेशन जो है उसका कुछ मैग्नीट्यूड पार्ट है और डायरेक्शन कहाँ है, रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियल डायरेक्शन है. अगर जे का मैं ये एक्सप्रेशन भी ले लूँ, ये पूरा एक्सप्रेशन नहीं है पर उसका एक टर्म है, इसमें एक आर वाला पार्ट आता है. इनफैक्ट आर वाले दो टर्म्स हैं, आर यूनिट वेक्टर वाले दो टर्म्स थे, एक मैंने यहाँ अलग किया और एक यहाँ है. दो टर्म्स आर यूनिट वेक्टर वाले हैं और एक टर्म थीटा यूनिट वेक्टर वाला और एक फाई वाला. जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे अपार्ट फ्रॉम सम न्यूमेरिकल पार्ट, मैग्नीट्यूड पार्ट विद यूनिट वेक्टर आर डी एस के साथ, तो आर डॉट आर 1 होता है. ये टर्म कंट्रीब्यूट करेगा, आर डॉट आर ये टर्म भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन आर डॉट थीटा और आर डॉट फाई वाले टर्म्स क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे. ओके,
तो सेकंड स्टेज पे जाके ये दो टर्म्स आप चाहे तो इन्हें यहीं से इस आर्गुमेंट से ड्रॉप कर सकते हैं, पर मैंने रिटेन कर रखा है। बट स्टिल हमें फिर ये भी शो करना है बाद में ये वाला टर्म भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ये आर डॉट आर के बाद बावजूद ये टर्म सर्वाइव तो करता है, पर ओवरऑल ये टर्म फिर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। उसका रीज़न जो होगा आगे आएगा, बट रीज़न ये होने वाला है यहाँ डिनोमिनेटर में केवल आर का फैक्टर है, जबकि यहाँ डिनोमिनेटर में उससे भी एक लार्जर फैक्टर है आर स्क्वायर। ये टर्म डिस्टेंस के साथ डिक्रीज़ करता है, पर ये टर्म डिस्टेंस के साथ और भी रैपिडली इंक्रीज़ करता है। ओके, तो इसीलिए मैंने इन टर्म्स को भी रिटेन कर रखा है, क्योंकि ये वाला आर्ग्यूमेंट मैं इन दो टर्म्स पे भी अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं आर के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं भी ले रहा हूँ तभी भी हम ये आर्ग्यू कर सकते हैं केवल इस टर्म के बेसिस पे कि लार्ज आर के लिए यही टर्म कंट्रीब्यूट करेगा, ये टर्म इनका कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए हम इन्हें सब तीनों को एक साथ ड्रॉप कर सकते हैं। अदरवाइज इन दो टर्म्स को ड्रॉप करने के लिए तो आपके पास ये वाला आर्ग्यूमेंट भी है, तो जो आप आर्ग्यूमेंट यूज़ करना चाहें यू कैन यूज़, बट दिस। अब जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो केवल इतना नहीं है। फर्स्ट टर्म था डेल ऑफ दिस साई स्कैटर्ड इनटू साई स्टार स्कैटर्ड। तो अगर मैं ये पूरा इसे मैं फर्स्ट टर्म कह रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये मेरा फर्स्ट टर्म है और ये बनेगा सेकंड टर्म। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म को इवैल्यूएट करूँ पूरा का पूरा, इतना मैं निकाल चुका हूँ, उसके साथ केवल ये मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म जिसे मैं कह रहा हूँ वो मैं निकालूँ, ये डेल जो निकाला ऊपर, इसको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें। तो आप इसे टर्म बाई टर्म अगर मल्टीप्लाई करें, यहाँ हर एक टर्म में e टू द पावर आइटा के आर प्लस एक्सपोनेंशियल है, और जिस टर्म से हम बाहर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें नेगेटिव एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल्स कैंसिल्ड आउट, लीविंग यू विथ e टू द पावर माइनस आइटा के आर। मल्टीप्लिकेशन के बाद खत्म हो गया। केवल मल्टीप्लिकेशन आपको करना है एफ स्टार अपॉन आर से, एफ स्टार अपॉन आर इससे मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से। कितना बचेगा? आर यूनिट वेक्टर आइटा के, एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो गया, एफ इंटू एफ स्टार मॉड एफ स्क्वायर, और आर इंटू आर आर स्क्वायर। और ये जो बाकी के टर्म है मैं इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तो कुछ छेड़ भी नहीं रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल से एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो गया, और एक्स्ट्रा एफ स्टार अपॉन आर से मल्टीप्लाई हुआ, एफ स्टार और आर स्क्वायर यहाँ पहले से है तो एफ स्टार अपॉन आर क्यूब। अगेन यहाँ पे ये देख रहे हैं ये टर्म अपॉन आर स्क्वायर वाला है, जबकि ये वाला टर्म में एक लार्जर पावर ऑफ आर है। आप डीके के टर्म्स में सोचें, डिस्टेंस के साथ ये टर्म डीके करता है, पर ये टर्म तो उससे भी ज़्यादा रैपिडली डीके करता है। लेकिन इस टर्म के डीके में हमें प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली जे से हम निकालना क्या चाह रहे हैं? अगेन आई कम टू दिस आर्गूमेंट, जे से आप डी एस के साथ मल्टीप्लाई करके आपको कोई फिजिकल चीज़ मिलती है, हाँ कितने पार्टिकल्स सरफेस को क्रॉस कर रहे हैं। और जो आर्गूमेंट मैंने यहाँ दिया था मैं अब उस पर फिर से आता हूँ। ये आर स्क्वायर से एरिया ग्रो करता है, स्फीयर का एरिया आर स्क्वायर से ग्रो करता है। आप केवल इसे एक छोटे डिटेक्टर की लोकेशन पे ना समझें, पूरे स्फीयर के पे अगर माना जे की वैल्यू कांस्टेंट है और आप डी एस के साथ उसे डॉट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप आर स्क्वायर के एक फैक्टर से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दूर जाने पे ये फैक्टर कम होता है आर स्क्वायर से, पर जब हम इसे एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कैंसिल, ये टर्म ओवरऑल डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। कितनी भी डिस्टेंस पे जाओ इस टर्म की वैल्यू कांस्टेंट है। लेकिन ये वाला टर्म जो है एरिया से मल्टीप्लाई करने के बावजूद, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बावजूद इसके डिनोमिनेटर में एक 1/r रहेगा। और अगर हम एसिम्प्टोटिक बात कर रहे हैं, लार्ज आर, मैथमेटिकली आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी में 1/r गोज़ टू 0, ये टर्म वैनिश हो जाएगा। तो बेसिक आर्गूमेंट ये है। यहाँ टर्म्स आपको इतने सारे मिल रहे हैं, 4 मिले फॉर एग्जांपल, पर जब आप फ्लक्स की कंप्यूटेशन करेंगे कितने पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं, कंट्रीब्यूशन एसिम्प्टोटिक रीजन में बहुत नियर टू पोटेंशियल तो शायद ये वाले टर्म भी कंट्रीब्यूट कर जाते, पर एसिम्प्टोटिक रीजन में ना ये कंट्रीब्यूट करेगा, ना ये कंट्रीब्यूट करेगा, ना ये कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि इसका डिकेइंग फैक्टर वेरी वेरी लार्ज है। ओके, सो दिस इज द बेसिक आर्गूमेंट, बट लेट मी कंटिन्यू विद द कैलकुलेशन। फर्स्ट टर्म ये बना, और फर्स्ट टर्म की जगह आप सेकंड टर्म कंप्यूट करें। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है, प्लस आइटा के की जगह माइनस आइटा के है और एफ की जगह एफ स्टार है। तो मैंने सीधे सीधे वो रिप्लेसमेंट करके ये एक्सप्रेशन यहाँ लिख दिए हैं, इसको बल्कि आप एक बार चेक कर लेना, हो सकता है कोई गलती हो गई हो। ओके, और फिर आप जे का एक्सप्रेशन निकालें। जे का एक्सप्रेशन हमारा है h×2 आइटा m, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म में से सेकंड को घटाएं, फर्स्ट माइनस सेकंड और h×2 आइटा m, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करेंगे तो ये दोनों टर्म सेम बनेंगे। आर यूनिट वेक्टर आइटा के, ये भी माइनस का प्लस हो जाएगा, आइटा के मॉड एफ स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो इस फैक्टर का ट्वाइस, यहाँ से आपको इतना कंट्रीब्यूशन मिला। और बाकी ये जो फर्स्ट टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा दोनों जगह, माइनस यूनिट वेक्टर आर ये दोनों में है, 1/r³ दोनों में, एफ स्टार एफ दैट इज मॉड एफ स्क्वायर, एफ स्टार एफ ऑर्डर आगे पीछे है पर ये भी उतना ही है, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये टर्म कैंसिल। लेकिन ये टर्म्स कैंसिल नहीं होंगे,
ओके ये टर्म्स अलग अलग हैं, एक जगह एफ स्टार के साथ डेल एफ अपॉन डेल थीटा है और दूसरी जगह एफ के साथ डेल एफ स्टार अपॉन डेल थीटा है। ओके तो वो टर्म्स मैंने यहाँ कलेक्ट करके लिखे हैं दिस। लेकिन अब मैं इस वाले आर्ग्यूमेंट को अब लाता हूँ जो आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पे दिया था। जे के एक्सप्रेशन में हमने फाइनली करना क्या है, जे के एक्सप्रेशन में हमने डी एस को डॉट करना है ये, और डी एस का मतलब सम न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट वेक्टर आर, सम न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट वेक्टर आर के साथ अगर इसे डॉट करूँगा, यहाँ से कंट्रीब्यूशन मिलेगा जितना भी मिलेगा, थीटा यूनिट वेक्टर के साथ आर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, फाई यूनिट वेक्टर के साथ आर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, जीरो, एवरीथिंग वेनिशेस। तो इनिशियली आपको 4 टर्म्स मिले, फर्स्ट टर्म में भी सेकंड टर्म में भी। सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक टर्म आर वाला जो एक्स्ट्रा टर्म था, आर वाला मैं एक्स्ट्रा टर्म क्यों कह रहा हूँ, आर वाला एक टर्म, आर वाला दूसरा टर्म, आर वाला एक्स्ट्रा टर्म खत्म हो गया और थीटा और फाई वाले टर्म्स डॉट प्रोडक्ट के कारण खत्म हो गए, वैनिश। लेकिन अगर वो डॉट प्रोडक्ट के कारण खत्म नहीं भी होते तभी भी हमारे पास बाकी आर्गूमेंट्स भी थे, एसिम्प्टोटिक रीजन में ऐसा हो रहा है, सो एवरीथिंग बेस। तो ये टर्म खत्म हो गए और तो केवल ये बचा, और इसे आप सिंप्लीफाई करें तो 2 आइटा से 2 आइटा कैंसिल, एच क्रॉस के बाई एम मॉड एफ स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर। ओके ये बाकी सारे टर्म्स और एवरीथिंग एल्स वैनिसेस फॉर वन रीजन और द अदर। ओके बस mod f square upon r square h cross k by m unit vector r, mod f square upon r square h cross k by m unit vector r, everything vanishes। तो ये मैंने सीधे यहाँ पे रिजल्ट कोट कर लिया था, बट दिस इज़ हाउ यू हैव टू अराइव एट दिस रिजल्ट। ओके कुछ मैथमेटिकल चीज़ें हैं जो आपको ऑब्जर्व करनी आनी चाहिए, तो उनकी मदद से आप शो कर सकते हैं। ओके दिस डेल को आप स्फेरिकल पोलर में लें, इसमें आर थीटा फाई वाले एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स आ रहे हैं, ये टर्म तो हमारे काम का है ही, पर उसके अलावा आर थीटा फाई के एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स भी आ रहे हैं। आर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेने पे ये तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये वाला टर्म कैसे खत्म हो रहा है, जब आप फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं ये टर्म दोनों साइड से कैंसिल होता है, तो ये तो कैंसिलेशन से खत्म हुआ और ये डॉट प्रोडक्ट के कारण खत्म हुए। ओके इनफैक्ट इस आर्ग्यूमेंट को मैं और आगे भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, एंड आई लीव दिस इज अ प्रॉब्लम टू यू। होपफुली ये टर्म्स एक्चुअली जीरो होते हैं। ओके अब आपको एफ़ की एग्जैक्ट फॉर्म नहीं पता तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये टर्म जीरो होने वाले हैं, बट आई गेस दीज टर्म्स मस्ट बी जीरो। ओके उसका मैं आपको रीज़न कुछ इस तरह से दूंगा। जे जो होता है, जे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो का जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा था, ये ओवरऑल एक रियल क्वांटिटी बनती है। ओके इसके एक्सप्रेशन में एक आइटा आता है, पर आइटा को आप अंदर एब्जॉर्ब करके वो करें तो ओवरऑल ये एक रियल क्वांटिटी बनती है। जे इज़ अ रियल क्वांटिटी। ओके फिजिकली ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी से रिलेटेड है, इसलिए एक रियल क्वांटिटी बनती है। तो उस आर्ग्यूमेंट को अगर आप यूज़ करें इसके अलग अलग टर्म्स पे, ये फर्स्ट टर्म अलग हो गया, ये रियल दिख रहा है आपको, एच क्रॉस रियल होता है, के रियल है, एम रियल है, एफ कॉम्प्लेक्स हो सकता है लेकिन एफ का मॉड स्क्वायर आ रहा है दिस। ये जो टर्म है अगर आप इस टर्म को सीधे सीधे भी देखें 1/r³ वगैरह तो रियल है, थीटा के साथ कोई दिक्कत नहीं है। ये टर्म इंटू ये टर्म अगर रियल होना है तो फिर आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि इस टर्म की वैल्यू जीरो ही होगी और इस टर्म की वैल्यू भी जीरो ही। तो बहुत सारे स्टेप्स में अलग अलग तरीके से आप आर्ग्यू करके ये शो कर सकते हैं कि जो एफ एसिम्प्टोटिक रीजन में जो हमारा करंट डेंसिटी है उसके लिए जो हमारे लिए जो रेलिवेंट पार्ट है वो केवल ये है, और इसको डी एस से डॉट करके इतना मिलता है। ओके इनफैक्ट मुझे यहाँ ऐसा लिखना चाहिए था, मुझे सही रिजल्ट यहाँ पे लिखना चाहिए, इसके साथ देयर इज़ सम टर्म विच कंटेन्स यूनिट वेक्टर थीटा एंड सम टर्म विच कंटेन्स अ यूनिट वेक्टर फाई, और डॉट प्रोडक्ट लेने पे वो ख़त्म हो जाएंगे। ओके सो जो जिस तरह से भी आप आर्ग्यूमेंट को फॉरवर्ड करना चाहें, ये 3 तरह से आर्ग्यूमेंट आप पेश कर सकते हैं। आपको ऐसे टर्म्स मिल रहे हैं जहाँ आर डॉट थीटा या आर डॉट फाई बन रहा है वो जीरो हैं, या लार्ज आर पे ये वाला टर्म वेरी रैपिडली डिक्रीज़ करता है, ये ख़त्म हो जाते हैं, या ये टर्म्स एक्चुअली कैंसिलेशन के कारण ये जीरो ही होते हैं। सो यूजिंग ऑल दीज आर्ग्यूमेंट्स और सम मिक्स्ड फॉर्म ऑफ दीज यू कैन शो ऑल दीज थिंग्स। सो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर फॉर द टाइम बिंग, और आगे नेक्स्ट उसमें अभी एक पार्ट शायद हमारा और रह गया बिफोर वी ड्वेल इनटू द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन मेथड, द बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन। एक थोड़ा किनेमेटिक्स ऑफ स्कैटरिंग अभी हमारी रह रखी है। किनेमेटिक्स ऑफ स्कैटरिंग का मतलब होगा हम स्कैटरिंग को 2 तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक जिसे हम कहते हैं लैब फ्रेम और एक हम जिसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो दोनों में स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शंस का जो रिलेशन है उसे इस्टेब्लिश करने के बाद, ठीक है, उसका हमारे डायरेक्ट बाकी आगे के डिस्कशन से कोई बहुत डायरेक्ट रेलिवेंस नहीं है, बट वो किनेमेटिक्स के अंतर्गत आता है, तो उसे हम कवर करके एंड देन वी विल मूव टू दी 2 अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स, द बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन एंड लेटर टू दी पार्शियल वेव एनालिसिस। सो विद दैट आई वुड लाइक टू end this lecture for the time being. Thank you everybody.